Today we study about power sharing. Now first of all we see what is power sharing. Power sharing का मतलब होता है कि पावर को शेयर करना among different organs of government या फिर different levels of government. अब हम आते हैं अपने next topic पे जो कि है बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री. सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम श्रीलंका के बारे में स्टोरी को पढ़ेंगे. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. इसमें बोला गया है कि जो बेल्जियम है वो बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप में. एरिया के बिहाफ पर वो बहुत ही स्मॉल है और इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. इसमें बोला है कि जो बेल्जियम की जो बॉर्डर्स हैं वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से बिल्कुल हाफ है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और इस कंट्री की जो हमारी एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है इस कंट्री का जो डिवीज़न है कल्चर के बिहाफ पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. इस कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी जो 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लैमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज को बोलते हैं. और अनदर 40% जो पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहकर फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं. और बाकी बचा 1% जो पीपल हैं वो बेल्जियन में तो रहकर ही हैं, पर जो 1% जो पीपल है वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. और ब्रूसल जो है वो बेल्जियम की एक कैपिटल है और उसमें जो 80% पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं. द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो मिनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की वो क्या है, रिच हैं और पावरफुल हैं. दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. और जो मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग कम्युनिटी की वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है और एजुकेशन में. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. इससे क्या हुआ, टेंशन बन गई है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बनती जा रही है. 1950s से 1960s के बीच में दोनों के बीच में टेंशन बन गई है. द टेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रूसल. और ये जो टेंशन है वो बहुत ही कुछ लेकर आ रही है ब्रूसल में. ब्रूसल प्रेजेंटेड अ सोशल प्रॉब्लम. द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ मिनॉरिटी इन द कैपिटल. ब्रूसल में क्या है कि जो डच स्पीकिंग जो पीपल हैं वो हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में, पर वो क्या है, कैपिटल मतलब पैसों के मामले में वो बहुत ही पीछे हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो मिनॉरिटी में है. लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन. अब हम बात करते हैं श्रीलंका कंट्री के बारे में. श्रीलंका एक आइलैंड का नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. ये साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट सेम एज इन हरियाणा. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ पीपल है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से बिल्कुल सेम है. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and Tamil speakers 18%. इसमें बोला गया है कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, मतलब हमारे श्रीलंका में जो सोशल ग्रुप्स हैं वो 2 सोशल ग्रुप्स हैं. एक सिन्हाला स्पीकर्स हैं जो कि 74% में वहाँ पर अवेलेबल हैं, और एक तमिल स्पीकर्स हैं, मतलब तमिल बोलने वाले 18% में अवेलेबल हैं और सिन्हाला बोलने वाले 74% में अवेलेबल हैं. अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री. अब बोला गया है कि जो तमिल में 2 सब ग्रुप की बात की गई है. 2 सब ग्रुप कौन कौन से हैं वो अब इसमें बताएंगे. पहला, अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री are called Sri Lankan Tamils. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils.
अब हमने पढ़ा है कि तमिल स्पीकर्स के भी दो सब ग्रुप्स हैं। पहला है श्रीलंकान तमिल्स जो कि 13% में अवेलेबल है, और दूसरा है इंडियन तमिल जो कि सिर्फ 3% ही हैं। एज यू सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकान तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamil are हिंदूज और मुस्लिम। अब इसमें बोला गया है कि जो श्रीलंका तमिल्स में मोस्ट ऑफ मतलब श्रीलंका जो तमिल्स हैं वो कंसनट्रेटेड हो रखी हैं नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, और जो सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट ही हैं, और जो तमिल स्पीकर्स हैं उनमें हिंदूज़ और मुस्लिम पीपल ही आ जाते हैं। देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। सिर्फ 7% ही ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला और तमिल। जस्ट इमेजिन वट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस इन बेल्जियम। द Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. अब जो डच कम्युनिटी है वो अपनी नंबर की एडवांटेज को लेकर फ्रेंच और जर्मन के ऊपर फोर्स कर रही है। फोर्स कैसे कर रही है? जैसे डच स्पीकिंग जो पीपल हैं वो दूसरों के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि वो हमारी ही लैंग्वेज को यूज़ करें, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और दोनों ही साइड्स क्या हो रही हैं, दोनों ही साइड्स का पार्टीशन होता जा रहा है। इस कन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई झगड़े के बाद इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है। अब वो जब मेजॉरिटी में है तो पूरी कंट्री के ऊपर अपनी धौंस जमा रही है या अपना प्रेशर डाल रही है कि वो हमारी ही लैंग्वेज को यूज़ करें। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इन कंट्री में। मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरिज्म का मतलब सबसे पहले क्या होता है? मेजॉरिटेरिज्म का मतलब होता है एक आशा जिसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उनके पास इतनी हिम्मत, उनके पास इतनी विल होती है कि वो पूरी कंट्री को क्या कर सकें, गवर्न कर सकें, और मिनॉरिटी कम्युनिटी की विशेस और नीड्स को क्या कर सकें, डिसरिगार्ड कर सकें। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट हुई थी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। जो सिन्हाला कम्युनिटी है अपनी मेजॉरिटी की वजह से वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के गुण को अपना रहे हैं, जिससे कि रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने मेजॉरिटेरियन को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें कहा गया कि जो सिन्हाला है वही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए उन्होंने तमिल स्पीकिंग को क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। द गवर्नमेंट followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब क्या बोला गया है इसमें कि जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं पॉलिसीज़ को फेवर कर रही है जो कि सिन्हाला की सपोर्ट में हो, जो सिन्हाला चाहते हों उन्हीं पॉलिसीज़ को वो अपना रही हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिस्ट। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है एक श्रीलंका में जिसमें ये बोला गया है कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है, मतलब जो मेजॉरिटी में है, जो ज़्यादा संख्या में है, उनमें जो ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट ही हैं, और बुद्धिस्ट को कभी भी वो अपोज़ ना करे, तमिल स्पीकर्स या कोई भी जो हैं वो बुद्धिस्ट को अपोज ना करें, सारे बुद्धिस्ट के फेवर में ही रहें। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकान तमिल्स। अब हर एक गवर्नमेंट एक के बाद एक आती जा रही थी, और ये फीलिंग को इंक्रीज़ कर रही थी, ये एक ऐसी भावना को इंक्रीज़ कर रही थी जिसमें जो श्रीलंकान तमिल्स हैं उनको वो अपनी कंट्री से पराया कर रही थी। मतलब वो अपनी कंट्री में रहने के बावजूद भी अपनी कंट्री में रह नहीं रहे थे। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्धिस्ट और सिन्हाला का राज चलता रहा, और जो हमारे श्रीलंकान तमिल्स हैं या फिर जो तमिल स्पीकिंग में जो दोनों के सब ग्रुप हैं
वो निराश हो गए और उन्होंने सोचा, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो उसको इक्वल राइट इक्वली उसको कर नहीं पा रहे हैं, इक्वली उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उनको वोट डालने का राइट भी नहीं मिल पा रहा है, उनको किसी भी चीज़ का इक्वल राइट नहीं मिल पा रहा है। इन गेटिंग जॉब्स में भी उनको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognizing of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। अब जो श्रीलंकान तमिल्स थी, मतलब तमिल के जो सब ग्रुप्स थे, एक इंडियन तमिल्स था और एक श्रीलंकान तमिल्स थे। जो श्रीलंकान तमिल्स थी उन्होंने क्या किया, पार्टीज़ को लॉन्च किया। उन्होंने स्ट्रगल किया कि तमिल जो है वही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। पर उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनको डिनाई कर दिया गया। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और जो 1980s में जो सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी जो कि ये डिमांड करती थी कि जो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट है, इलाम का मतलब होता है स्टेट, जो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट है इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, उनका जो ये डिमांड थी वो थी कि हमारी जो श्रीलंका वो एक इंडिपेंडेंट है, तो सबको इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए, कोई भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए या डालना चाहिए। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या हुआ, दोनों सिन्हाला कम्युनिटी या फिर हम कह सकते हैं सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, एक सिविल वार होने लगा। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। रिजल्ट क्या निकला कि थाउजेंड ऑफ पीपल दोनों कम्युनिटीज़ में से मारे गए थे। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लिव द कंट्री एज रिफ्यूजीज़ एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। बहुत सारी जो फैमिलीज़ थी उनको अपनी कंट्रीज़ को छोड़ना पड़ा रिफ्यूजीज़ की तरह। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ को गंवा दिया। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंका's excellent record of economic development, एजुकेशन एंड हेल्थ। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में ही कि जो श्रीलंका है उनका एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिहाफ पर उनका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा चल रहा है। बट द सिविल वार हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब क्या हुआ, हमारा जो पर ये सिविल वार की वजह से इनका सारा जो डेवलपमेंट थी वो ख़राब हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब है कि रहने की जगह। बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ कि बेल्जियम में जो दोनों कम्युनिटीज़ थी वो बहुत अच्छी तरीके से रहने लगी। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। अब क्या हुआ, जब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पार्टीशन हो गया था तो दोनों कम्युनिटीज़ के जो मिनिस्टर्स थे वो अलग अलग उन्होंने पाथ चूज़ कर लिया था। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब क्या हुआ, इसमें जो था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार उसमें चेंजेस हुए थे ताकि वो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। पूरी कंट्री में भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था और इसमें बहुत सारे इनोवेटिव का मतलब है इसमें बहुत सारे गुड आइडियाज़ और मेथड्स को यूज़ किया गया था। अब उसमें 4 पॉइंट्स हैं। Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central and government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally.
सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस अनलिटरली। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये कहा गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्वल नंबर में होंगे, कोई ज़्यादा नहीं होगा और कोई कम नहीं होगा, दोनों ही कम्युनिटीज़ इक्वल होंगी। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड दैट सपोर्ट, और इसमें बोला गया कि कोई भी जो डिसीज़न है वो सिंगल कम्युनिटी के बिहाफ पर नहीं बल्कि दोनों कम्युनिटी के बिहाफ पर लिया जाएगा। अब बोला गया सेकंड पॉइंट में कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें बोला गया कि बहुत सारी जो पावर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है ताकि झगड़े कम हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ कर सके। और इसमें बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सबऑर्डिनेट नहीं होती, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वली रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट में भी यही बोला गया है कि ब्रुसेल में क्या हुआ, एक सेपरेट गवर्नमेंट आई जिसमें दोनों सेपरेट गवर्नमेंट हुई, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स थे वो इक्वली रिप्रेजेंट किए गए। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया ब्रुसेल में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसका मतलब है दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशंस दिया गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। इसमें बोला गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी होती है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। वो पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती है जो कि एक लैंग्वेज को फॉलो करती हैं और कोई मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहती हों। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। इस गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है कल्चरल, एजुकेशनल, मतलब इस गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर होती हैं जिसमें कल्चर के इशूज़ आ जाते हैं, एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ आ जाते हैं। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid a civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines when many countries of Europe came together to form the European Union. Brussels was chosen as its headquarters. उसके बाद क्या हुआ, बेल्जियम में सारी लड़ाई झगड़े कम हो गए जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा बना था वहाँ पर, बहुत ही अच्छा बना था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। और जो ब्रुसेल था, मतलब बेल्जियम की जो कैपिटल थी, वो एक क्या बन गई, हेडक्वार्टर बन गई। हेडक्वार्टर का मतलब यही होता है कि हमारी कंट्री की जो कैपिटल है, मतलब ये जो ब्रुसेल है, ये प्रधान कार्यालय बन गई। प्रधान मतलब यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट वो होने लगे, सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लिए जाने लगे। अब हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म, हाफ पार्ट है, ये पावर शेयरिंग का हाफ पार्ट है। अब हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।